अब हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, इनमें से वस्तु कौन कौन है। हमने पढ़ा है कि किसी वस्तु में दो गुण होने अनिवार्य हैं, पहला द्रव्यमान और दूसरा आयतन। पहला है चेयर यानी कुर्सी। कुर्सी में द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी, इसलिए कुर्सी एक वस्तु है। दूसरा एयर यानी हवा। हवा गैसों का मिश्रण है, इसलिए इसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों होगा, यानी हवा एक वस्तु है। तीसरा है लव यानी प्रेम। यह एक भाव है जिसमें न तो द्रव्यमान है और न ही आयतन, इसलिए प्रेम वस्तु नहीं है। चौथा है स्मेल यानी गंध। हम गैस के कणों को सूंघते हैं, इसलिए गंध एक वस्तु हुई। अगला है हेट यानी नफरत। यह भी एक भाव है जिसे वस्तु नहीं कह सकते। अगला है आमंड्स यानी बादाम। इसमें द्रव्यमान भी है और आयतन भी, इसलिए यह एक वस्तु है। अगला है थॉट यानी सोच। यह एक भाव है, इसलिए इसे वस्तु नहीं बोल सकते। अगला है कोल्ड यानी ठंड। यह एक एहसास है, इसमें न तो द्रव्यमान होता है और न ही आयतन, इसलिए यह भी वस्तु नहीं है। लेमन वाटर यानी नींबू पानी, यह एक वस्तु है। स्मेल ऑफ परफ्यूम यानी इत्र की गंध, जिसमें कि गैस के कण होते हैं, यह भी एक वस्तु है। दूसरा प्रश्न है, गर्म खाने की खुशबू दूर से ही पता चल जाती है, जबकि ठंडे खाने की खुशबू लेने के लिए उसके समीप जाना पड़ता है। इसका उत्तर है, गर्म खाने की खुशबू में गैस के कण होते हैं। तापमान अधिक होने से इनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और ये हवा में बहुत दूर तक जाते हैं, जिसके कारण हमें गर्म खाने की खुशबू दूर से ही पता चल जाती है। इसके विपरीत ठंडे खाने के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है और ये हवा में थोड़ी दूर भी नहीं जा पाते, इसलिए हमें ठंडे खाने की खुशबू लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, एक तैराक स्विमिंग पूल में पानी को चीरता हुआ जाता है, पदार्थ का कौन सा गुण इसमें दिखाई देता है। उत्तर है, किसी द्रव के कणों के बीच की दूरी ठोस से ज्यादा और गैस से कम होती है, जबकि कणों के बीच आकर्षण बल ठोस से कम और गैस से ज्यादा होता है। इस कारण पानी को चीरना हवा को चीरने से मुश्किल, लेकिन ठोस को चीरने से आसान होता है। इसका संक्षिप्त उत्तर है पदार्थ के कणों के बीच की दूरी। चौथा प्रश्न है, पदार्थ के कणों के कौन कौन से गुण होते हैं। हमने पढ़ रखा है कि पदार्थ के कणों के 3 मूलभूत गुण होते हैं। पहला, पदार्थ के कणों के बीच दूरी होती है। दूसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और तीसरा, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। पांचवा प्रश्न है, एक इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इन्हें बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में लिखिए। हवा, चिमनी से निकलता धुआं, शहद, पानी, चॉक, रुई और लोहा। हमें पता है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम है गैस, द्रव और ठोस। गैस का घनत्व सबसे कम और ठोस का सबसे ज्यादा। तो दी गई वस्तुओं में घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम हुआ हवा, चिमनी से निकलता धुआं, रुई, पानी, शहद, चॉक और लोहा। छठा प्रश्न, पहला भाग, पदार्थ के विभिन्न गुणों के अंतर को उनकी अवस्थाओं के आधार पर स्पष्ट कीजिए। दूसरा भाग है, पदार्थ के इन गुणों पर टिप्पणी कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप मेरे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट 2 वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने पदार्थ के विभिन्न गुणों के अंतर को उनकी अवस्थाओं के आधार पर विस्तार से समझाया है। सातवां प्रश्न, कारण बताइए। पहला भाग, गैस जिस पात्र में भरी जाती है उसका पूरा स्थान घेर लेती है। इसका उत्तर है, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, वे मुक्त रूप से इधर उधर भागते हैं। जिस पात्र में गैस भरी जाती है उस पूरे पात्र में गैस के कण इधर उधर भागने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी पात्र के अंदर का पूरा स्थान घेर लेते हैं। दूसरा भाग, गैस पात्र की दीवारों पर दबाव डालती है। इसका उत्तर है, गैस के कण अपनी अधिक गतिज ऊर्जा के कारण पात्र के अंदर इधर उधर भागते हैं। इस क्रम में न सिर्फ वे आपस में बार बार टकराते हैं, बल्कि पात्र की दीवारों पर भी टक्कर मारते रहते हैं। इस लगातार टक्कर से पात्र की दीवारों पर दबाव उत्पन्न होता है, यानी गैस पात्र की दीवारों पर अंदर से दबाव डालती है। तीसरा भाग, लकड़ी की मेज को ठोस कहते हैं। इसका उत्तर है, लकड़ी की मेज में ठोस के सभी गुण पाए जाते हैं, जैसे इसका आकार और आयतन निश्चित है। इस पर बल लगाकर इसका आकार नहीं बदल सकते।
इसमें बहने का गुण नहीं होता और इसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। चौथा भाग, हम हवा में आसानी से अपना हाथ घुमा सकते हैं, लेकिन लकड़ी के टुकड़े को तोड़ने के लिए एक कराटे एक्सपर्ट चाहिए। इसका उत्तर है हवा, जो कि गैसों का मिश्रण है। इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं और इनके बीच का आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए हमारे हाथ हवा को आसानी से चीर सकते हैं। जबकि लकड़ी का टुकड़ा, जो कि ठोस है, उसके कण बहुत पास पास होते हैं और उनमें आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लकड़ी के टुकड़े को तोड़ने के लिए एक कराटे एक्सपर्ट चाहिए। आठवां प्रश्न, सामान्यतः द्रव का घनत्व ठोस के घनत्व से कम होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि बर्फ पानी पर तैरती है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है बर्फ के कणों के बीच की दूरी पानी के कणों के बीच की दूरी से ज़्यादा होती है। इस कारण बर्फ का आयतन पानी के आयतन से ज़्यादा और घनत्व पानी से कम होता है। और हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु जिसका घनत्व पानी से कम होता है वह पानी पर तैरती है, इसी कारण बर्फ पानी पर तैरती है। नवां प्रश्न, दिए गए तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तित कीजिए। पहला भाग 300 केल्विन, दूसरा भाग 573 केल्विन। हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, कैपिटल T इक्वल टू स्मॉल t प्लस 273। कैपिटल T की वैल्यू को 300 रख देंगे तो स्मॉल t 27 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे भाग में कैपिटल T की वैल्यू 573 रख देंगे तो स्मॉल t 300 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित तापमान पर पानी की अवस्था क्या होगी? 250 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी गैस अवस्था में होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का क्वथनांक है, यानी पानी भाप में बदलना शुरू होगा, इसलिए पानी इस तापमान पर द्रव और गैस के बीच की अवस्था में होगा। 11वां प्रश्न, पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के समय तापमान स्थिर क्यों रहता है? इसका उत्तर है पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित ऊष्मा उसके कणों के बीच के आकर्षण बल को कम करने के काम आती है। जैसे ठोस से द्रव अवस्था परिवर्तन के समय गलन की गुप्त ऊष्मा बर्फ को गलाने के काम आती है, उसी प्रकार द्रव से गैस अवस्था परिवर्तन के समय वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी को उबालने के काम आती है। 12वां प्रश्न, गैसों के द्रवीकरण का कोई तरीका बताइए। इसका उत्तर है गैसों को द्रव में बदलने के लिए उसके कणों के बीच की दूरी को कम करना होता है। यह दो तरीके से हो सकता है, गैस पर दबाव बढ़ाकर या गैस का तापमान कम करके। गैस पर दबाव बढ़ाने से उसके कण बहुत पास पास आ जाते हैं, जिससे उसकी अवस्था परिवर्तित होकर द्रव में बदल जाती है। गैस का तापमान कम करने से उसके कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और कण मुक्त रूप से इधर उधर भाग नहीं पाते और उनकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। 13वां प्रश्न, एक कूलर गर्म और शुष्क दिन में क्यों ज्यादा ठंडी हवा देता है? इसका उत्तर है गर्म और शुष्क दिन में हवा में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। कूलर के अंदर का पानी अंदर की गर्मी को अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाता है और वाष्पीकरण के प्रभाव के कारण अंदर की हवा ठंडी हो जाती है, जिसे कूलर पंखे के माध्यम से बाहर फेंकता है। 14वां प्रश्न, गर्मियों में मटके का पानी ठंडा क्यों हो जाता है? मटके में असंख्य नन्हे नन्हे छिद्र होते हैं। पानी के कण हवा से ऊष्मा पाकर इन छिद्रों के रास्ते वाष्पीकृत हो जाते हैं। लगातार चलने वाली इस प्रक्रिया से अंदर की हवा ठंडी हो जाती है, जो कि मटके के पानी को ठंडा कर देती है। 15वां प्रश्न, जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन, पेट्रोल या इत्र रखते हैं तो वह ठंडी क्यों हो जाती है? इसका उत्तर है जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन, पेट्रोल या इत्र रखते हैं तो वह हथेली से ऊष्मा पाकर वाष्पीकृत हो जाते हैं और वाष्पीकरण के प्रभाव के कारण हमारी हथेली को ठंड का एहसास होता है। 16वां प्रश्न, हम गर्म चाय या दूध को कप की बजाय प्लेट में उड़ेलकर आसानी से कैसे पी लेते हैं? उत्तर है वाष्पीकरण सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। प्लेट का क्षेत्रफल कप से ज्यादा होता है। गर्म चाय या दूध को प्लेट में उड़ेलने से भाप तेजी से वाष्पीकृत होती है और हम गर्म चाय या दूध को आसानी से पी लेते हैं। 17वां प्रश्न, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? उत्तर है गर्मियों में हमें सूती और हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए।
गर्मियों में पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े पसीने को आसानी से सोख लेते हैं और वह वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकरण के प्रभाव से त्वचा को ठंडक महसूस होती है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, जिससे हमें गर्मी का एहसास कम होता है। अब हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, दिए हुए तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तित कीजिए। 293 केल्विन और 470 केल्विन। हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। कैपिटल T इक्वल टू स्मॉल t प्लस 273। यहाँ कैपिटल T केल्विन में तापमान है और स्मॉल t डिग्री सेंटीग्रेड में। कैपिटल T की वैल्यू को 293 रख देंगे तो स्मॉल t 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। इसी प्रकार कैपिटल T की वैल्यू को 470 रख देंगे तो स्मॉल t 197 डिग्री आ जाएगा। दूसरा प्रश्न, दिए हुए तापमान को केल्विन में परिवर्तित कीजिए। हम फिर उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। कैपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल t प्लस 273। यहाँ स्मॉल t की वैल्यू 25 रखेंगे तो कैपिटल T 298 केल्विन आ जाएगा। इसी प्रकार स्मॉल t की वैल्यू 373 रखेंगे तो कैपिटल T 646 केल्विन आ जाएगा। तीसरा प्रश्न, कारण बताइए। पहला भाग है, नैपथलीन बॉल्स हवा में खुला रखने से गायब हो जाती हैं। इसका उत्तर है, नैपथलीन बॉल्स को जब हवा में खुला छोड़ा जाता है तो उसके कण सीधे गैस के कणों में बदल जाते हैं। किसी ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसी कारण नैपथलीन बॉल्स का कोई ठोस अवशेष नहीं बचता। दूसरा भाग है, इत्र की खुशबू दूर से ही पता चल जाती है। इसका उत्तर है, इत्र के कण हवा के कणों में विसरित हो जाते हैं। उनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, जिससे वे दूर तक जाते हैं। इसी कारण हमें उनकी खुशबू दूर से ही पता चल जाती है। चौथा प्रश्न, पानी, चीनी और ऑक्सीजन को उनके कणों के आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में लिखिए। हम जानते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम गैस में और सबसे ज्यादा ठोस में होता है। तो बढ़ता हुआ क्रम हुआ ऑक्सीजन, पानी और चीनी। पांचवा प्रश्न, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी किस अवस्था में होगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी द्रव अवस्था में होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी ठोस अवस्था में होगा, बर्फ के रूप में। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी गैस अवस्था में होगा, भाप के रूप में। छठा प्रश्न, कोई दो कारण बताइए कि कमरे के तापमान पर पानी द्रव अवस्था में होता है। कमरे के तापमान पर पानी द्रव के दो गुण दर्शाता है। पहला, यह जिस पात्र में डाला जाता है उसी का आकार ले लेता है, और दूसरा, इसमें बहने का गुण होता है। दूसरा भाग है, कमरे के तापमान पर लोहे की अलमारी एक ठोस है। कमरे के तापमान पर लोहे की अलमारी ठोस के दो गुणों को दर्शाती है। पहला, इसका आकार निश्चित है, और दूसरा, बल लगाकर इसका आकार नहीं बदला जा सकता, यानी यह एक रिजिड बॉडी है। सातवां प्रश्न, 273 केल्विन तापमान पर बर्फ पानी के अपेक्षाकृत क्यों ज्यादा असर करती है? उत्तर है, 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बर्फ का गलनांक है। इस तापमान पर बर्फ पिघलना शुरू होती है। पिघलने के लिए यह गलन की गुप्त ऊष्मा को अवशोषित करती है, जो असरकारी होती है। इसी तापमान के पानी में यह ऊष्मा नहीं होती। आठवां प्रश्न, खौलते हुए पानी या भाप किससे ज्यादा जलन महसूस होगी? उत्तर है, भाप से। भाप जब पानी में बदलती है तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को छोड़ती है, जिस कारण भाप से जलने में जलन ज्यादा महसूस होती है। उसी तापमान के खौलते पानी में यह ऊष्मा नहीं होती। नवां प्रश्न, दिए गए चित्र में A, B, C, D, E और F के नाम बताइए। उत्तर है, A जो कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया है, फ्यूजन या संलयन कहलाती है। B जो कि द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया है, वेपराइजेशन या वाष्पीकरण कहलाती है। C जो कि गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया है, कंडेंसेशन या संघनन कहलाती है। D जो कि द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया है, सॉलिडिफिकेशन या जमना कहलाती है। E जो कि ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया है, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहलाती है। F जो कि गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया है, डिपोजिशन या जमना कहलाती है।
अगले एपिसोड में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और ओलंपियाड के प्रश्नोत्तर देखेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए।